जो तफसील तुमने हमें पहले बताई है वो बड़ी कारआमद है। क्या तुम्हारे लिए ऐसा मुमकिन नहीं कि एक कपड़े पर इसे एक तहरीरी शक्ल दे दो ताकि आने वाले दिनों में इससे काम लेते हुए अपने दुश्मन पर कारगर ज़रबें लगाते रहें? इसके साथ ही सफ़ेद रंग का एक कपड़ा निकालकर खरीम ने उस हरकारे की तरफ रख दिया। साथ ही उसने मखसूस अंदाज में अपने भाई कुरैज की तरफ देखा। वो भी हरकत में आया। बांस का एक टुकड़ा और एक लंबा नोकदार जस्त का टुकड़ा उसने उस हरकारे की तरफ बढ़ाया। हरकारा मुस्कुराया। जस्त का वो टुकड़ा बांस पर रगड़ रगड़ कर उसने सफ़ेद रंग के एक कपड़े पर नक्शा सा बना दिया। जब ऐसा हो चुका तो हरकारे ने फिर खरीम बिन मकरूम को मुखातिब किया। मेरे अजीज, सलाफों के जिस सरदार से आप लोग इंतकाम लेना चाहते हैं, अब उसकी कुव्वत में कई गुना इजाफा हो चुका है। आपने मुझे उसका नाम बताया था, लेकिन इस वक्त मेरे जहन से निकल रहा है। इस पर खरीम फौरन बोल पड़ा, उसका नाम सकतूर है। हरकारा मुस्कुराया और कहने लगा, हाँ, तो मैं कह रहा था कि सलाफों की ताकत और कुव्वत में इस बिना पर इजाफा हो गया है कि कालमक और जंगारी भी उनके साथ मिल गए हैं। जहां तक कालमकों का ताल्लुक है, ये दरियाए वोल्गा के शिमाली हिस्से के पुरानी रिहायशी हैं और माजी में भी इनके और बल्गारी तुर्कों के दरमियान कशमकश चली आती रही है। बल्गारी तुर्क जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, हमेशा इन पर गालिब रहे। जहां तक जंगारियों का ताल्लुक है, ये मंगोलिया के रहने वाले हैं। इंतहाई खूंखार कबाइल हैं। डाका जनी, लूट मार इनका आबाई पेशा है। अब तीनों कबाइल मुत्तहिद हो चुके हैं। जैसा कि आपने खुद बताया कि सलाफी कबाइल का सरदार सकतूर है, कालमकों का सरदार गलमाश और जंगारियों का सरदार बारखोला है। अब तीनों कबाइल ने कालमकों के सरदार गलमाश को अपना मुत्तहिदा सरदार तस्लीम कर लिया है। अब शिमाल के इन साइबेरियन इलाकों के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर ये कबाइल सरगर्दा रहते हैं और सारे ही कालमक सरदार की हिदायत के मुताबिक अमल करते हैं। दरियाए वोल्गा और दरियाए व्यातका का दरमियानी हिस्सा है। यहाँ ज्यादातर सलाफ हैं और दो दरियाओं के दरमियान जो चरागाहें हैं, इनसे ये मुस्तफीद होते रहते हैं। दरियाए व्यातका और दरियाए कामा का दरमियानी हिस्सा कालमकों के ज़ेरे निगरानी है। यहाँ दरियाए कामा और दरियाए बेलाया के दरमियान जो चरागाहें पड़ती हैं, वो जंगारियों के कब्जे में हैं। अब यहाँ मुसीबत यह है कि जंगारियों के बिल्कुल मुल्हिक दरियाए बेयाला के उस पार बल्गारी तुर्क बैठे हुए हैं। ये ज़राअत पेशा हैं। पहले ये भी खाना बदोश थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इन इलाकों में वो मुस्तकिल आबाद होना शुरू हो गए हैं। पहले वो चरागाहों की तलाश में एक वादी से दूसरी वादी घूमा फिरा करते थे, लेकिन अब उनके अक्सर कबाइल दरियाए बेलाया के बाएं जानिब के साथ साथ फैले हुए हैं। ओना उनका एक तरह से मरकज है। यहाँ तक कहते कहते उस मंगोल हरकारे को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि खरीम बिन मकरूम, जो अभी तक गहरी सोचों में डूबा हुआ था, बोल उठा। मैं समझता हूँ हमारे इन हरकारों ने हमें बेहतरीन और इंतहा दर्जे की काबिल एतबार इत्तलात फराहम की हैं। जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है, हमें 2 दिन तक यहाँ पड़ाव करना चाहिए और अपने लश्कर को लोगों को आराम और क़याम का मौका देना चाहिए। हमारे लश्कर में बेशुमार औरतें हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि हम भी कोई खाना बदोश ही हैं और एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ मुतहर्रक हैं। यहाँ मैं ये भी कहना पसंद करूँगा कि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, सलाफों के सरदार सकतूर को अब हमारी तरफ से कोई ख़तरा नहीं रहा होगा। वो यकीन कर चुका होगा कि जो तबाही उसने हम पर नाजिल की, उसे हम खामोशी से बर्दाश्त कर चुके हैं और हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। लिहाजा उसने हम पर निगाह रखने के लिए अपने हरकारे नहीं फैलाए होंगे। अब हमने 2 दिन के आराम के बाद दरियाए वोल्गा और दरियाए द्यातका के दरमियानी हिस्सों के साथ साथ आगे शिमाल की तरफ बढ़ना है। मैं जानता हूँ मौसम खराब है, नकलो हरकत हमारे लिए दुश्वार हो जाएगी, लेकिन जो बात मेरे जहन में है वो ये कि हमें सबसे पहले सलाफों पर ज़रब लगाना होगी। जब हम उनके ठिकाने अर्जूम की तरफ बढ़ेंगे तो लाजमी बात है अर्जूम से बहुत पहले हमें रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि उनके जहन में ये बात आएगी कि हम भी खाना बदोश हैं और उनकी चरागाहों पर कब्जा करने के लिए उनकी तरफ मुतहर्रिक हैं। ऐसी सूरत में वो हमसे ज़रूर टकराएंगे। मैं चाहता हूँ ये टकराव फैसला कुन हो और इस टकराव के नतीजे में उन्हें बर्बाद करने के बाद हम उनकी बस्तियों में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। अर्जूम को अपना ठिकाना बनाकर हम कुव्वत को मुस्तहकम करेंगे, खाने पीने की अशिया का खासा ज़ख़ीरा करेंगे। इसके बाद हम सोचेंगे कि अगला कदम हमने क्या उठाना है। इसलिए कि मेरा अंदाज़ा है कि हम दरियाए वोल्गा और दरियाए व्यातका के दरमियानी हिस्सों में जब सलाफों पर ज़रब लगाएंगे और सलाफ हमसे पिटने के बाद भागेंगे, तो अज खुद ही कालमक और जंगारी हमारा रुख करेंगे और वो हमसे सलाफों की शिकस्त का इंतकाम लेने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जूं हालात रूनुमा होते रहेंगे, हम उन्हीं के मुताबिक अपना लाहे अमल तैयार करते रहेंगे। खरीम बिन मकरूम जब खामोश हुआ तो मंगोल हरकारा बोल उठा, इस सिलसिले में मेरे ख्याल में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बल्गारी तुर्कों के सरदार बाला खान ने मुझसे वादा किया था कि वो भी अपने आदमी फैला कर रखेगा, सलाफों, कालमकों और जंगारियों पर निगाह रखेगा और अगर किसी भी मौके पर हमें इन कबाइल के खिलाफ मदद की ज़रूरत पड़ी तो बाला खान
आज खुद ही अपने मुसल्ला जवानों के साथ हरकत में आएगा और हमारी मदद करने की कोशिश करेगा। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। जब वो मंगोल हरकारा खामोश हुआ तब खरीम बिन मखरूम अपनी जगह से उठा, कहने लगा, अब ये मामला तय है कि 2 दिन हम यहाँ खैमाजन होकर आराम करेंगे, तीसरे दिन यहाँ से कूच करेंगे। मेरा ख्याल है अब सब उठो और अपने अपने यूरतों में जाकर आराम करो। इसके साथ ही सब अपने खैमों की तरफ हो लिए थे। करीम और कुरैश दोनों भाई जब अपने यूरत में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा यूरत की खूबसूरत सफाई हो चुकी थी, हर चीज़ एक करीने और सलीके से रखी हुई थी और एक तरफ बशार और ताइसी दोनों बैठी बाहम गुफ्तगू कर रही थी। शायद वो उन दोनों का ही इंतजार कर रही थी। जब वो दोनों यूरत में दाखिल हुए तो दोनों उठ खड़ी हुई। यूरत के अंदर जलने वाली छोटी सी मशल की रोशनी में करीम बिन मखरूम ने यूरत का जायजा लिया। बेहतरीन सफाई हो चुकी थी, हर चीज को इस अंदाज और इस करीने से रखा गया था जिनको वो दोनों भाई न रख सकते थे। कुछ देर वो अपने यूरत का जायजा लेता रहा, फिर मुस्कुराया। उसकी तरफ देखते हुए बशार बोल उठी, आप जो यूरत की हर चीज को घूर कर देख रहे हैं, लगता है आपको अपने यूरत की यह सफाई और सजावट पसंद नहीं आई। करीम बिन मखरूम मुस्कुरा दिया और कहने लगा, नहीं बशार, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं तुम दोनों का इंतहा दर्जे का शुक्रगुजार हूं कि तुम दोनों हमारा इस कदर ख्याल रखती हो। और ये कि बशार फौरन बोल उठी और करीम बिन मखरूम की बात काटते हुए कहने लगी, कभी कभी जब आप गुफ्तगू करते हैं तो बीच में अजनबियत और तकल्लुफात के अल्फाज भी इस्तेमाल कर जाते हैं। जिस तरह शऊर ला शऊर, जिस्म और नब्ज में एक रिश्ता होता है, जिस तरह लबो नुत्क, सागर और लहर, कोहरो नमी और बरक़ो रात का एक ताल्लुक होता है, वैसे ही हालात और वक्त हमने चारों के दरमियान भी रब्तो रसाई की सी पैदा कर दी है। हम चारों को एक दूसरे के दिल के महराबों के रमूज़ हयात की सरकती छाँव और सांसों के खुदकार अमल के लिए शबिस्तानों की फुज़ू साजी सा बना दिया है। अब चूंकि हम चारों एक दूसरे से मंसूब हो चुके हैं तो हम चारों एक दूसरे के लिए कहकशाओं के जीनों, लालादारों के रंगों और कोहसारों के जमाल और महपारों के हसीन रूप से भी ज़्यादा खुशनुमा और पुरकशिश हैं। जब तक बशार बोलती रही, करीम बिन मखरूम और कुरैश दोनों भाई मुस्कुराते रहे, उसकी तरफ देखते रहे और सुनते रहे। जब वो खामोश हुई तब ताइसी की तरफ देखते हुए करीम बिन मखरूम कहने लगा, ताइसी मेरी बहन, जो अल्फाज बशार ने कहे तुमने भी सुने, हमने भी सुने, क्या तुम ऐसे अल्फाज अदा कर सकती हो? शर्मो हया के बाइस ताइसी ने अपने मुंह पर कपड़ा रख लिया और कहने लगी, भाई वक्त आने पर सब कुछ हो सकता है, बस यूं जाने मेरी तर्जुमानी मेरी बहन बशार ने कर दी है, लिहाजा मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। हाँ, अगर मुझे कुछ कहना पड़ा तो मैं कह सकती हूँ, इसलिए कि जो कुछ बशार ने कहा हकीकत यही है। जवाब में करीम मुस्कुरा दिया और कहने लगा, लगता है तुम दोनों ने हमसे गुफ्तगू के लिए पहले से कोई सलाह मशवरा कर रखा है। बहरहाल बैठ जाओ, खाना यहीं मंगवाते हैं और चारों बैठकर खाते हैं। इस पर मुस्कुराते हुए बशार कहने लगी, जैसा आप चाह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। खाना आज सब ताइसी के यूरत में खाएंगे, इसलिए कि ताइसी के बाप ने हम दोनों को ये कहने के लिए भेजा था कि खाना आज उनके यूरत में होगा। लेकिन ताइसी अकेली तुम दोनों के पास नहीं गई, पहले मेरे पास आई, कुछ देर वहां बैठी रही। फिर जब हम आपके यूरत में आए तो आप सालारों से मशवरा करने के लिए यूरत से जा चुके थे। इसी बिना पर हम दोनों बहनें यहाँ बैठकर इंतजार करती रहीं। अब आप दोनों उठकर चुपचाप हमारे साथ हो लें। इस दौरान हम बेकार नहीं बैठी, यूरत की सफाई कर दी है, हर चीज करीने और सलीके से सजा दी है। इस पर खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए करीम कहने लगा, ये काम तो तुम वैसे भी करती हो। बशार मुस्कुरा दी और कहने लगी, यहाँ चूंकि पड़ाव का पहला दिन था लिहाजा यूरत की ज्यादा देखभाल करनी पड़ी। और फिर ये कि कुरैश जो अभी तक खामोश था पहली बार बशार की तरफ देखने लगा। मेरी बहन, जो कुछ आप आगे कहना चाहती हैं वो मैं कह देता हूँ। आप यहाँ आकर रुकी थीं और ये कि ऐसा करना तुम्हारा और ताइसी का फर्ज है और मेरे ख्याल में तुम दोनों को ऐसा करना भी चाहिए, इसलिए कि हम चारों खुद नहीं बल्कि बड़ों की रजामंदी और मर्जी से एक दूसरे से मंसूब किए गए हैं। कुरैश जब खामोश हुआ तो ताइसी ने उसकी तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मेरे ख्याल में बातें अब काफी हो गई हैं। अब आप दोनों भाई यूरत में आ गए हैं तो बाबा भी यूरत में पहुंच चुके होंगे। मेरे ख्याल में चलें, यूरत में चलकर खाना खाते हैं। इसके साथ ही करीम और कुरैश चुपचाप ताइसी और बशार के साथ हो लिए। 2 दिन बाद लश्कर ने वहां से अपने हदफ की तरफ जाने के लिए कूच किया था। काजान शहर को अपने बाएं जानिब रखते हुए दरियाए वोल्गा और दरियाए द्यातका के दरमियान पड़ने वाली वादियों के बीचों बीच करीम बिन मखरूम अपने लश्कर के साथ उस शाहराह पर शिमाल की तरफ बढ़ा था जो साइबेरिया के बर्फजारों की तरफ जाती थी।
ابھی انہوں نے تھوڑا سا سفر ہی طے کیا ہوگا کہ سامنے کی طرف سے کچھ سوار اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے ان کی طرف آتے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھتے ہوئے خریم بن مقروم نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روک دیا، اور اس کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے اس کے دائیں بائیں سفر کرنے والے کوچمان، گوچلوک، تورائی خان، کشلی خان، قریز اور دیگر نے بھی اپنے گھوڑوں کو روک لیا، اور ان کے پیچھے کارواں کی صورت میں آگے بڑھتا ہوا پورا لشکر رک گیا۔ سامنے سے آنے والے سوار ان کے قریب آ کر رکے، پھر ان میں سے ایک اپنے ساتھیوں سے چند قدم اپنے گھوڑے کو آگے لے آیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم کون ہو؟ تمہارا رہبر، تمہارا سربراہ کون ہے؟ اس کے اس سوال کا جواب تورائی خان دیتے ہوئے کہنے لگا، تم کیا چاہتے ہو؟ ساتھ ہی اس نے خریم بن مقروم کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، ہمارے اس کاروان کا یہ سالار ہے۔ آنے والے اس شخص نے خریم بن مقروم کی طرف دیکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا، تم لوگ کون ہو اور کیوں ان علاقوں میں داخل ہوئے ہو؟ خریم بن مقروم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، پھر اس نے بھی سوال داغ دیا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیوں تم لوگوں نے ہماری راہ روکی ہے؟ آنے والا تیز نگاہوں سے خریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہم سلاف ہیں، دریائے وولگا اور دریائے دیاتکا کی اندرونی وادیاں ہماری ملکیت ہیں۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے خریم بن مقروم بول اٹھا، تم خانہ بدوش سلاف ہو اور خانہ بدوشوں کی کوئی چیز خصوصیت کے ساتھ زمین ملکیت نہیں ہوتی، ہم خود خانہ بدوش ہیں۔ جس طرح تم چراگاہوں کے متلاشی رہتے ہو ویسے ہم بھی چراگاہوں کے متلاشی ہیں، پھر تم ان علاقوں میں راہ روکنے کے مجاز نہیں ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد خریم بن مقروم رکا، پھر وہ کہہ رہا تھا، ہماری راہ روکنے والوں سنو، ہم آب و گل کی اس کوکھ میں حادثوں کی تقدیر میں ڈوبے حالات میں مشقتوں کے کاروانوں کی طرح اچھی چراگاہوں کے متلاشی ہیں، جہاں ہمیں اپنی پسند کی زمین ملی وہاں ہم پڑاؤ کر لیں گے۔ راہ روکنے والوں کے سرکردہ نے پھر اسے مخاطب کیا، پھر یہ چراگاہیں ہماری ملکیت ہیں، یہاں ہم تم لوگوں کو پڑاؤ نہیں کرنے دیں گے، یہاں سے گزر کر سائبیریا کی طرف جا سکتے ہو۔ خریم بن مقروم مسکرایا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز، دشت و دریا، کوہسار اور صحرا اس ذات کی ملکیت ہیں جس نے اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا، لہٰذا تم ہماری راہ نہ روکو اور ہم آگے بڑھ کر اپنی پسند کی جگہ پر ضرور پڑاؤ کریں گے۔ اس پر راہ روکنے والوں کا سرکردہ کسی قدر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ مت خیال کرنا کہ ہمارے پاس مسلح جوان نہیں ہے، ہمارے پاس اس قدر عساکر ہیں کہ ہم اپنی حفاظت خوب کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری بات نہیں مانو گے اور زبردستی ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھنا، خانہ بدوش سلاف غبار آلود ہوس بن کر تم لوگوں کے دل کے گوشوں میں ویرانی بھر دیں گے، دامن ہستی کو خون آلودہ، ہونٹوں کو مقفل، زبان کو پتھر کر کے رکھ دیں گے۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہماری سرزمینوں کی جبین زخم آلودہ کرتے ہوئے ہمیں صدیوں کی غلامی تلے دبا کر رکھ دے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم آگے بڑھتے رہو گے اور ہم کوئی مزاحمت نہیں کریں گے تو یہ تمہاری بھول ہے، ہم پھول پتیوں کے فشار سے تمہارا استقبال کرنے سے رہے۔ اگر بات نہیں مانو گے، ہمارے علاقوں پر پڑاؤ کرنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھنا، ہم لاشوں کے انبار لہو سے رنگین سلیبوں سے تمہارا استقبال کریں گے۔ ہاں، گزرنا چاہو، سائبیریا کی طرف جانا چاہو تو بخوشی ایسا کر سکتے ہو۔ خریم بن مقروم نے بھی ناپسندیدگی کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے لہجے میں کسی قدر کرختگی بھرتے ہوئے کہنے لگا، ہم لوگ موت کی وادیوں میں سرگرداں سرد راتوں کے دلخراش لمحوں جیسے ہیں، ہم سے ٹکراؤ گے تو یاد رکھنا، تاریک ٹھٹرے موسموں میں جذبات اور احساسات کی آگ میں بھسم ہو کر رہ جاؤ گے۔ راہ روکنے والا پہلے کی نسبت زیادہ غضبناک ہو کر بولا، اجنبی درانداز ہو، ہم سلاف اپنے جینے کے وسائل، اپنی زیست کی فصلوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے ان وسائل پر شبخوں مارنے کی کوشش کرے تو ہم ان کے سانسوں کی قربتوں میں دکھ کے سائے، ہجرتوں کی تاریک وحشتیں اور مزاحمتوں کے بے کنار سمندر کھڑے کرنا بھی جانتے ہیں۔ وہ جب خاموش ہوا تو تنزیہ سے انداز میں خریم بن مقروم نے اسے مخاطب کیا، یہ تمہاری بھول ہے، ہم خود باطل قوتوں کی سفارائیوں سے خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر ہمارے خلاف آمادہ جنگ و جدل ہوگے تو آگ اور خون کا کھیل کھیلو گے، بدبختی کے سیاہ سایوں کی خونی آہٹوں کو اپنے لیے آواز دو گے۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو تمہارے سردار کا نام سکتور ہے، کیا تم اس سے میری ملاقات کروا سکتے ہو؟ آنے والے نے پھر کھالتے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، اب ان علاقوں میں اکیلا سلاف قبیلہ نہیں بستا، گوسلاف قبیلے کا سردار سکتور ہی ہے، لیکن اب ان سرزمینوں میں یعنی ان دریاؤں کے درمیان پڑنے والے علاقوں کے اندر 3 قبیلے متحد ہو چکے ہیں، ایک ہم سلاف، دوسرے کالمک، تیسرے جنگاری۔ سلافوں کے سردار سکتور اور جنگاریوں کے سردار بارخالہ نے کالمک قبیلے کے سردار غلماش کو تینوں قبیلوں کا متحدہ اور واحد سردار مقرر کر رکھا ہے۔ ہمارا سردار سکتور ان دنوں تینوں قبیلوں کے سردار غلماش کی طرف گیا ہوا ہے۔
यहाँ होता भी तो वो तुम्हारी राह तो ना रोकता। तुम बाज ना आए तो मुसल्लह सलाफ जिनकी तादाद तुम्हारे कारवान से भी ज्यादा है वो निकलते और जबरदस्ती तुम्हें मार मार कर अपनी जमीनों से भगा देते। तुम इतने बड़े लश्कर के सालार हो, नौजवान हो, और तुम जैसे नौजवान को ऐसे कबीले ऐसे कारवान का सालार बना देना मैं समझता हूँ किसी इल्लत के बगैर नहीं है। राह रोकने वाला मजीद कुछ कहना चाहता था कि उसकी बात काटते हुए खरीम बिन मकरूम बोल उठा, जो कुछ तुम कह चुके हो इसी पर इक्तफा करो, आगे मजीद कुछ न कहना। हमारे रास्ते से हट जाओ, जिधर से आए हो उधर ही चले जाओ। मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरे एक इशारे पर मेरे मुसल्ला जवान आगे बढ़ेंगे और तुम सबको मौत के घाट उतार देंगे। लिहाजा अपनी खैरियत और आफियत चाहते हो तो फिलफार यहां से हट जाओ। राह रोकने वाले खौफजदा हो गए थे। बड़ी बेबसी के आलम में उन्होंने अपने घोड़ों को मोड़ा और फिर वो जिधर से आए थे उधर ही चले गए। उनके जाने के बाद खरीम ने अपने पहलू में घोड़े पर सवार तोराई खान की तरफ देखा और उसे मुखातिब करके कहने लगा, तोराई मेरे अजीज भाई, अपने चंद हरकारों को आगे भेजो ताकि वो सलाफों पर निगाह रखें, और जब सलाफों का मुसल्ला लश्कर हमारी राह रोकने के लिए आए तो उसकी आमद से पहले ही हमें मुत्तला कर दें ताकि इनका मुकाबला करने के लिए हम बेहतरीन सफाराई कर सकें। तोराई के अलावा कोचमान, गोचलोक, कशली खान और दूसरे सालारों ने भी इस पर इत्तफाक किया। फिर तोराई ने चंद मंगोल हरकारे आगे रवाना कर दिए। इसके बाद अपने लश्कर के साथ खरीम बिन मकरूम ने फिर शिमाल की तरफ बढ़ना शुरू किया। अभी वो लगभग 5 मील आगे गया होगा कि सामने से मंगोल हरकारे वापस आते दिखाई दिए और उन्होंने आते ही इत्तला दी कि सलाफों का एक बहुत बड़ा लश्कर बड़ी तेजी से पेशकदमी करता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। ये खबर सुनते ही अपने सारे सालारों के साथ खरीम बिन मकरूम फौरन हरकत में आया। लश्कर जहां था वहीं उसे रोक दिया गया। लश्कर के अंदर जिस कदर छकड़ानुमा यूरत थे उन्हें लश्कर में एक हिसार की शक्ल में खड़ा कर दिया गया और उनके अंदर लश्कर में शामिल औरतें और जरूरियात जिंदगी का सामान था वो रख दिया गया। इस तरह जिस जगह लश्कर ने सफारा होना था वहीं पर पड़ाव की सूरत में क़याम कर लिया गया ताकि इस हिसार को तोड़कर कोई लश्कर में शामिल औरतों पर हमला आवर ना हो सके। ऐसा करने के बाद अपने सारे साथियों के साथ मिलकर खरीम बिन मकरूम ने अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करना शुरू कर दी थीं और जिस वक्त सलाफ सामने की तरफ से अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए आए उस वक्त तक उनका मुकाबला करने के लिए अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करके खरीम बिन मकरूम और दूसरे सालार बिल्कुल मुस्तैद हो चुके थे। सलाफों ने जब देखा कि आने वाले नौवारद अपनी सफ़ें दुरुस्त कर चुके हैं तब उन्होंने भी अपने लश्कर को उस्तवार करना शुरू कर दिया। खरीम बिन मकरूम ने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। वस्ती हिस्से में खुद रहा, कुरैज उसके साथ उसके नायब की हैसियत से काम कर रहा था। लश्कर के दाएं जानिब की कमानदारी तोराई खान और बाएं हिस्से की सरकर्दगी कशली खान कर रहा था, जबकि करगेजों के सरदार गोचलोक और बाशकीरियों के सरदार कोचमान को लश्कर के वस्ती हिस्से में रखा गया था। उसके जिम्मे 2 काम लगाए गए थे। एक ये कि वो अपने लश्करियों को ललकारते हुए उनके हौसले बुलंद रखें। दूसरे, लश्कर का जो हिस्सा उसकी कमानदारी में दिया गया था किसी मौके पर किसी वजह से अगर दुश्मन के लश्कर का कोई हिस्सा यूरतों के हिसार को तोड़कर अंदर दाखिल होना चाहे और पड़ाव को नुकसान पहुंचाना चाहे या लश्कर में शामिल औरतों के दरपे हो तो उन्हें रोक कर मार भगाया जा सके। जिस वक्त सलाफ अपनी सफ़ें दुरुस्त कर रहे थे अपने घोड़े पर बैठे ही बैठे खरीम बिन मकरूम ने दुआ के अंदाज में अपने हाथ बुलंद किए। फिर वो आसमान की तरफ देखते हुए इंतहाई आजजी और रिक्कत आमेजी में कह रहा था, ए खुदावंदे मेहरबान, तू ही मुंजमद रुतों के सन्नाटों और आसमान तक फैले सायों के हुजूम में माहौल की रोशनी की रिदा उड़ाता है। तू ही फजाओं के बुर्जों के अंदर से बादलों के नगर की बूंदें बरसाता है। तू ही आसमान के अजलताब जलवों से नींद की तरह उतरती शबनम और उजालों की ममलकत में चांद के खिलते बादबानों को मुतहर्रक करता है। मेरे अल्लाह, तू ही रोती बांझ मदकूक रातों में आवाज़ों में भीगी दुआओं का सुनने वाला है। तू ही तकदीर को सरनिगुं करती आवाज़ हक को फाजमंदी अता करता है। इलाही, इस वसत अफलाक तले होशो खिरद, क़ल्ब नज़र और शऊर लाशऊर को तू ही मुतहर्रक करता है। मेरे अल्लाह, मौत की इन वादियों में दुश्मन हमसे मर्ग का खेल खेलने के लिए वहम के मनहूस परिंदों की तरह हमारे सामने आन खड़ा है। मेरे अल्लाह, तू साहिब कमाल ही नहीं खालिक कमाल भी है। ये दुश्मन जो इससे पहले मेरी नस्लों की तबाही का बायस बन चुके हैं, मेरे अल्लाह, इनके मुकाबले में मुझे कामयाबी और सरफराजी अता फरमा। ए खुदाए लम यज़ल, तू जानता है मैंने हमेशा गैर की दरियोज़ागरी से मुंह मोड़ते हुए तेरे ही सामने क़याम क़ुयूद में नुसरत की भीख मांगी है। मेरे अल्लाह, ये दुश्मन जो जीवन की खूनी जंजाल की तरह हमारे सामने है, मुझे हिम्मत और ताकत दे कि मैं अलमनाकी की बस्तियां आबाद करने वाले इन इब्लीसों, जुल्म व तशद्दुद की मीज़ान खड़ी करने वाले शैतानों और इब्लीस के खूनी इशारों पर काम करने वाले गमाश्तों पर अपनी बरतरी, अपनी फाजमंदी साबित कर सकूं। मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा।
کہ میں وحشت پرستی کے فرمان جاری کرنے والے ان دشمنوں، تہذیب کے دل میں لفظ انسانیت کو ملامتوں کے طوفان اور کذب دریا کی کالک میں ملوث کرنے والے شیطانوں کو بدترین شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دوں۔ میرے اللہ میری مدد فرما۔